गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके भारत का इतिहास। देखना, प्राचीन इतिहास से हम शुरुआत करेंगे। पहले हम करेंगे प्राचीन इतिहास, उसके बाद में मध्यकालीन और उसके बाद में आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास का ये आज हमारा पहला चैप्टर होगा, पाषाण काल यानी कि स्टोनिक एज। स्टोनिक एज का ये पार्ट 1 होगा। तो प्राचीन इतिहास में कितने पार्ट होंगे हम उसको 1 बाय 1 करते रहेंगे। और वैसे सीरीज ये होगी आज हमारी 48, जी के सीरीज नंबर 48। ओके, शुरू करते हैं। देखना, इतिहास का वर्गीकरण। पहले हम ये देखेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास की क्या परिभाषा होगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो बीत गया है वो इतिहास है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर तो सारी चीज़ बीत जाती है उसमें, है ना। जो पास्ट में है वो हम इतिहास मानते हैं। जैसे अगर बात करें कि न्यूटन का इतिहास है या फिर ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, प्रिस्टल ने, वो तो सब इतिहास में होना चाहिए, लेकिन वो साइंस में है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। देखना, इतिहास में 3 भाग होते हैं इतिहास के। एक तो प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास, है ना। तो प्राग इतिहास किसे कहेंगे, जहाँ से मानव के क्रियाकलापों की जानकारी हमें अलिखित रूप में मिलती है, मतलब कोई लिखावट उसकी नहीं है। जैसे पाषाण काल आ जाएगा इसमें, है ना। और आदि इतिहास किसे कहेंगे, जहाँ से मानव के क्रियाकलापों की जानकारी हमें लिखित रूप में मिलती है, लेकिन वो लिखावट हमारे से नहीं पढ़ी गई है ना। देखना, प्राग इतिहास क्या हो जाएगा कि मानव के क्रियाकलापों की जानकारी तो मिलती है लेकिन लिखित रूप में नहीं मिलती, है ना। जैसे हम आइडिया एक लगाते हैं कि यहाँ पर शिलाश्रय जैसे होते हैं, गुफाओं में यहाँ पर कोई रहता होगा, है ना। उससे हमने ये अनुमान लगाया कि यहाँ क्रियाकलापों की हमें जानकारी मिलती है, लेकिन वो कोई लिखित रूप में प्रमाण नहीं है। सेकंड हो जाएगा आदि इतिहास किसे कहेंगे, मानव के क्रियाकलापों की जानकारी लिखित रूप में मिलती है, लिखित रूप में, लेकिन उसकी लिखावट हमारे से अभी तक नहीं पढ़ी गई, उस लिखावट को पढ़ा नहीं गया, वो आदि इतिहास हो जाएगा। और इतिहास में क्या होगा, मानव के क्रियाकलापों की जानकारी हमें लिखित रूप में मिली है और वो लिखावट हमने पढ़ ली है, वो हमारे से पढ़ी गई है। जैसे वैदिक कल्चर इसी में आ जाएगी। तो इसमें तो क्या आ जाएगा, पाषाण काल प्राग इतिहास में, और आदि इतिहास में आ जाएगा इसमें सिंधु सभ्यता और उसके बाद का। लेकिन इतिहास में आएगा जैसे वैदिक कल्चर से उसके बाद वाले जो चैप्टर होते हैं। फिर इतिहास की भी हमने 3 ब्रांच की हैं ऐतिहासिक काल की। उसमें क्या, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इतिहास क्या होता है कि जो हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं, अलिखित प्रमाण मिलते हैं, हमने उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो सब क्या होता है, इतिहास होता है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। पहले हम प्राग इतिहास की चर्चा करते हैं। देखना, प्राग इतिहास क्या होगा। प्राग इतिहास, इसके भी 3 भाग किए गए हैं। एक तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में, है ना। ये हो जाएगा प्लेटोस्टेनिक एज, मेसोस्टेनिक और नियोस्टोनिक एज। इसका जो कार्यकाल है जो आ जाएगा 8000 ईसा पूर्व BC तक, 8000 BC। BC का मतलब जब से मानव का जन्म हुआ है, मनुष्य का जन्म मानते हैं कि अब से लगभग 16 लाख वर्ष पूर्व या 10 लाख वर्ष पूर्व, या तो 16 लाख वर्ष पूर्व या फिर 10 लाख, इससे मनुष्य के जन्म से और 8000 वर्षों तक। कुछ इतिहासकार 10,000 BC मानते हैं इसको। तो यहाँ से जो काल रहेगा इसको पूरा पाषाण काल। इसमें मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। नव पाषाण काल में क्या आ जाएगा, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में होगा कि इसमें 8000 से 4000 ईस्वी पूर्व तक आएगा, यानी कि BC तक, बिफोर क्राइस्ट तक। इसमें उसने खेती करना सीखा या फिर समूह में रहना। और नव पाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ या फिर खेती उसमें अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं आगे। जैसे पूरा पाषाण काल में क्या किया, मनुष्य ने आग जलाना सीखा था और उसमें शिकार करना सीखा। आग जलाना किसमें, पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में उसने खेती करना सीखा, यानी कि खेती का प्रारंभ हुआ था कि वो खेती कैसे करता था, कृषि करना सीखा। और इसमें नव पाषाण काल में उसने जैसे चाक का आविष्कार किया या पहिए का आविष्कार किया। चाक या पहिया, पहले चाक बना, उसी से फिर पहिया बना था, और पहिए से हम फिर मैकेनिज्म हो गए। फिर वो यात्रा करने लगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो किसी गाड़ी बनाकर या जो जैसे बैलगाड़ी टाइप में होती हैं, इस टाइप से उसका प्रयोग किया। तो पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या होगी, आग का आविष्कार, पत्थरों को घिसकर वो आग जलाता था। और इसका मध्य पाषाण काल में क्या आ जाएगा, इसमें कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन कृषि अपनी चरम सीमा में, खेती नव पाषाण काल में थी। अगर ये आता है कि कृषि चरम सीमा पर किस में थी, नव पाषाण काल में। आगे देखिएगा आदि इतिहास। अब आदि इतिहास को हम विस्तार से पढ़ते हैं। आदि ऐतिहासिक काल,
सिंधु घाटी, इसमें क्या होता है, एक तो सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता आ जाएगी। सिंधु घाटी का जो कार्य माना गया है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, जिसमें हम हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, है ना, इन सब प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पढ़ा जाएगा। और वैदिक कल्चर में हम तीनों वेद पढ़ेंगे, वेद काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वेद आ जाएगा, उत्तर वैदिक काल में फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें हम 3 वेद पढ़ेंगे। और वैदिक काल में ऋग्वेदी में सिर्फ इसमें ऋग्वेद पढ़ा जाएगा। तो वैदिक काल की भी फिर 2 ब्रांच हैं, वैदिक और उत्तर वैदिक, ये आदि इतिहास में। और इतिहास में जो हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में फिर इसके 3 ब्रांच किए गए हैं। तो प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, है ना। प्राचीन में तो पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन में जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल पढ़ा जाएगा। आधुनिक में हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज यहाँ पर कैसे आए थे और यहाँ पर फिर हमने कैसे स्वतंत्रता उनसे प्राप्त की थी, ये सब आधुनिक इतिहास में। आगे देखिएगा, इसका हमने एक ट्री कमांड बनाई गई है, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा, उससे क्लासिफाई हो जाएगा कि इतिहास की ब्रांच कितनी होती है। जैसे इतिहास हो जाएगा प्राग इतिहास, आदि इतिहास, इतिहास। फिर इस प्राग इतिहास के भी 3 भाग किए गए हैं, प्राचीन, इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर आदि इतिहास के किए गए हैं ये पार्ट क्या, सिंधु काल और वैदिक काल। तो इसमें एक ट्री कमांड बना दी गई, एक ही उसमें आप इसके आपकी याद हो जाएंगे कि इसमें शाखाएं कौन कौन सी होती हैं और हम किस स्तर पर हैं, कहाँ से हम पढ़ाई कर रहे हैं। आगे देखिएगा, अब इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं, है ना। ये प्राग इतिहास को, इसकी 3 ब्रांच, पूरा पाषाण काल, मध्य और इसमें नवपाषाण। तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था ना, पूरा पाषाण काल में एक प्रस्तर युग था जिसमें हम पत्थरों के औजार प्रयोग करते थे। उसमें भी स्टेप बाय स्टेप पहले बड़े पत्थर थे, फिर छोटे पत्थर हुए और फिर नुकीले पत्थर हम बनाने लगे थे। तो इसमें कई संस्कृतियाँ आती हैं जो पत्थरों का प्रयोग करती थी और इसी में आग का भी आविष्कार हुआ था, आग जलाना हम इसी में सीखे थे। देखना, इतिहास का वह काल जब मानव का जीवन पत्थरों और ये अत्यधिक आश्रित था पत्थरों पर, है ना। जैसे पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, तो गुफाएं भी थी और उसमें हम पत्थरों का प्रयोग करते थे शिकार को पकड़ने के लिए। इसमें दिखाया गया है, देखना, एक प्राचीन एक इसमें आंकलन किया गया है एक मनुष्य को शिकार करते हुए, और पत्थरों से ही वो ये इसमें आग पैदा की थी, उसने पत्थरों को रगड़कर आग जलाई थी। तो ये किस में हुआ, पूरा पाषाण काल में। आगे देखिएगा, पूरा पाषाण काल की अन्य और विशेषताएं क्या थी। जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया, और क्या, यह काल आधुनिक काल से लगभग 25 या 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर और 12,000 पूर्व से वर्षों तक माना जाता है। हालांकि इसमें ये समय नहीं पूछते, बस इनका क्रम आता है कि पहले कौन सा क्रम और उसके बाद में कौन सा क्रम। आगे देखते हैं, आगे इसमें इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर हथियारों और औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से, जैसे पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग हो जाएंगे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और इसमें आ जाएगा नव पूरा पाषाण काल। तो इस पूरा पाषाण काल के 3 भाग बनाए गए, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और इसमें नव पूरा पाषाण काल। अब इनके बारे में विशेषता अलग अलग देखते हैं, तीनों की क्या विशेषताएं हैं। देखिएगा, निम्न पूरा पाषाण काल में जो पत्थरों का प्रयोग था वो धीरे धीरे नुकीला होने लगा था। जैसे इस समय मनुष्य पत्थरों से निर्मित औजारों का प्रयोग करते थे, जैसे हस्त कुठार, जिसको हैंड एक्स भी बोलते हैं, हैंड एक्स, AXE, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, है ना, कुल्हाड़ी। इस कुल्हाड़ी का प्रयोग हाथ से पकड़कर, चूँकि हैंडल उस टाइम पर लकड़ी का नहीं था, चूँकि काटने वाले यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ये हैंड एक्स का प्रयोग करता था। और एक पूरी एक संस्कृति बनी थी, हैंड एक्स संस्कृति। एक इसमें खंडक बना था, खंडक से यानी कि किसी पत्थर के 2 भाग करना। एक बिदारणी, बिदारणी का मतलब ये हुआ कि उसमें किसी मतलब ये पत्थरों में सुराख भी कर देते थे, कोई यंत्र थे जिससे गड्ढा बनाकर ऐसे घिस घिस कर उसे। इसका क्षेत्र कहाँ जाएगा, असम की घाटी, सिंधु घाटी, बेलन घाटी, बेलन घाटी जो कश्मीर में है, और नर्मदा घाटी, यहाँ से इसके अवशेष मिले हैं। तो उसमें पत्थरों का प्रयोग करने लगा था जो धीरे धीरे नुकीले बनने लगे थे। आगे मध्य पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पूरा पाषाण काल, देखना पूरा ये मध्य पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण अलग अलग हैं दोनों। इसमें शल्क उपकरणों का प्रयोग किया गया। जैसे अब पत्थर के 2 भाग बनाए गए, जैसे एक ये बड़ा पत्थर था, इसको काटकर 2 भाग बना दिए, यहाँ से करेक्ट कर दिया इसको, तो ये छोटे भाग बने, यानी कि फलक, फलक को ब्लेड बोलते हैं इंग्लिश में। तो फलकनुमा आकृति में बेधनी बनाई गई, छेदनी बनाई गई, खुरचनी बनाई गई, है ना। जैसे वो शिकार को अब खुरचता था उससे, तो हथियारों का और भी बारीक प्रयोग होने लगा था, है
है ना। तो ऐसे ये फिर क्या करने लगा था, ब्यूरिन और छेदनी, छेद करने के लिए वो बनाई जाने लगे थे, इसमें यंत्र पत्थरों के बनाए जाने लगे थे। आगे देखिएगा, उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ था। होमोसेपियंस का मीनिंग ये हुआ कि जिस मनुष्य में निर्णय लेने की शक्ति होने लगी थी अब, यानी कि इसका माइंड विकसित होने लगा था, डेवलप होने लगा था, ये अपने एक दो पैरों पे खड़ा होने लगा था और धीरे धीरे ये फिर परपेंडिकुलर खड़ा होने लगा, यानी कि उसमें निर्णय लेने की शक्ति आई और उसका मस्तिष्क विकसित होने लगा, होमोसेपियन, जिसको हम आधुनिक मानव भी कहते हैं। ये होमोसेपियंस का जो उत्पन्न हुआ था किसमें, उच्च पूरा पाषाण काल में। अच्छा, आगे देखिएगा, इस काल के औजार अधिक तेज और चमकीले थे। अब धीरे धीरे वो औजारों को अपनी तेज करने लगा था, यानी कि और भी बारीक बनने लगे थे शिकार करने के लिए। ये औजार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार के पठार में मिलते हैं। इस काल के जो औजार थे उच्च पूरा पाषाण काल के। तो क्वेश्चन ऐसे हुआ कि मनुष्य की उत्पत्ति किसमें हुई, जो होमोसेपियंस था ये उच्च पूरा पाषाण काल में। अब हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल के कुछ प्रमुख तथ्य और भी हैं, जो क्या, जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था उस समय को पुरातत्वविद पूरा पाषाण काल नाम दिया गया था इनको। अच्छा, दूसरा है, यह शब्द प्राचीन और पाषाण पत्थर से बना हुआ है, यानी कि पाषाण का मतलब ही पत्थर होता है, स्टोन। यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया था, यानी कि पूरा पाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक था। दूसरा है, पुरातत्वविदों के अनुसार पूरा पाषाण काल की अवधि 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 साल पहले तक मानी जाती है। ये सबसे अधिक काल रहा है। अच्छा, इस युग को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य और ये उच्च पूरा पाषाण काल। माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा था। जो पत्थरों का युग था पूरा पाषाण काल में, इसमें हमें सबसे अधिक टाइम लगा है विकसित होने में। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, बल्कि पत्थरों का प्रयोग करके शिकार करता था, यानी कि खेती और शिकार में से मनुष्य ने सबसे पहले शिकार करना सीखा था। आगे है, इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे। नेक्स्ट बिंदु दिया है, इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव ने सीखा था वह था आग को जलाना और आग का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए करना, जैसे शिकार को पकाने लगा था वो, तो आग का आविष्कार हुआ था। एक तो इसमें होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई और आग का आविष्कार किया गया पूरा पाषाण काल में। दक्षिण भारत के कुरनूल की गुफाओं में इस युग की राख के अवशेष मिलने। कुरनूल की गुफाएं ये आंध्र प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में कुरनूल है। ओके, आगे देखिएगा, मध्य पाषाण काल, जैसे हमने पढ़ा निम्न पाषाण काल, मध्य और उच्च या नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, इस युग में मनुष्य खेती करना प्रारंभ किया, लेकिन वो नव पाषाण काल में आता है वैसे ज़्यादातर। तो खेती के कुछ अवशेष मिलते, जैसे मानव ने पहली बार पशुपालक भी हुआ था, अब वो पशुओं को पालने लगा था। वैसे खेती में से और पशुपालक में से पहले मनुष्य ने पशु पालना शुरू किया था। बागोर एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा, यानी कि जिला राजस्थान का आ जाएगा। बागोर के और आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। अब पशु पालने लगा था, है ना। बागोर याद रखिएगा, बागोर और ये आदमगढ़ कहाँ पर पड़ते हैं, ये दोनों मध्य पाषाण काल में होंगे। अच्छा, आगे अगला बिंदु, साराय नहर। साराय नहर, है ना, ये उत्तर प्रदेश में होगा। आवास के प्रमाण, यहाँ से स्तंभ, गर्त और आवास हेतु झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। मनुष्य ने अब उसमें रहना शुरू कर दिया था एक समूह के रूप में। आगे देखिएगा, गर्त चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं। गर्त चूल्हे, गर्त का मतलब गड्ढे, गड्ढे नुमा जो चूल्हे बनाए गए थे, है ना। गड्ढा खोदा उन्होंने अपने पत्थरों से और इसमें चूल्हे बना लिए गए, यानी कि अब वो आग का चूंकि आविष्कार हो चुका था, अब वो पकाकर यानी कि भोजन को पकाना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। आगे इसमें सराय नहर, सराय नहर कहाँ, उत्तर प्रदेश में। सराय नहर से 8 संयुक्त गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जो संयुक्त परिवार प्रथा का उदाहरण है, जहाँ से आवास के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि अब हम समूह में रहने लगे थे, क्योंकि 8 उसमें चूल्हे मिले हैं, 8 चूल्हे। ओके, आगे देखिएगा, माता है एक जगह पड़ती है, यहाँ से भी ये आदमियों के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर मनुष्य के, कि इसमें समूह में रहना शुरू करता था, और कृषि के भी मिले मादहा से। आगे देखिएगा, नवपाषाण काल, जो सबसे बाद में था नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ, इसमें इसका काल है 3500 से और 1000 तक आ जाएगा ईसा पूर्व तक, है ना, बिफोर क्राइस्ट।
तो बीज बोने के साथ से सिंचाई करना, कृषक और पशुपालन, फसल उगाने लगा था नवपाषाण काल में। और इसमें चाक का भी आविष्कार किया था, यानी कि पहिए का भी आविष्कार हुआ था, है ना। इसमें वो पहिया बनाने लगा था, यानी कि चाक, जैसे कुम्हार का चाक होता है। तो यहाँ से बीज बोने के अवशेष, जैसे एक मेहरगढ़ जगह पड़ती है पाकिस्तान में, बुर्ज होम, ये कहाँ पर, इसमें आ जाएगी, यानी कि जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ कोल्डी हवा थे, जैसे चावल के अवशेष कोल्डी हवा से, ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, कोल्डी हवा का जो क्षेत्र होगा, कोल्डी हवा। चिरांद, ये बिहार में है चिरांद। ये सब क्या है, इसके कृषि के हमें अवशेष मिलते हैं यहाँ से। आगे मेहरगढ़, पाकिस्तान का मेहरगढ़, और गुफ कराल और बुर्ज होम कश्मीर में है। बुर्ज होम और गुफ कराल, और मेहरगढ़ कहाँ, पाकिस्तान में, ये दिया गया है। इसमें यहाँ से हमें किसके, बीज बोने के या कृषि के अवशेष मिलते हैं। इनको आप नोट करते रहिए साथ साथ, ही बहुत इंपॉर्टेंट है स्थल जो दिखाए गए हैं। मेहरगढ़, गुफ कराल, बुर्ज होम, आए हुए हैं तीनों क्वेश्चन। आगे इसमें कोल्डी हवा और मादहा, है ना, मादहा महगढ़, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा से भी चावल के अवशेष मिलते हैं, चावल। और यहाँ से दांती के भी अवशेष मिलते हैं, जैसे दांती टाइप में होती है उसके भी। आगे चिरांद, बिहार, है ना, चिरांद और हल्लोर का क्षेत्र पड़ता है बिहार में, यहाँ से कृषि के अवशेष, चिरांद। आगे इसमें पायमपल्ली, आंध्र प्रदेश में, पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश में भी यहाँ से कृषि के और बीज बोने के हमें अवशेष मिले हैं। इसमें मैप में देखिएगा आप। अच्छा, बुर्ज होम से प्राप्त खबरों में पालतू कुत्तों के मालिकों को एक साथ दफनाया गया है। यहाँ से कुछ कब्रें ऐसी मिली हैं। बुर्ज होम कहाँ, जम्मू कश्मीर में, ये ऊपर मैप में दिखाया गया। बुर्ज होम से यहाँ से कब्र के भी अवशेष मिले हैं, और जिसमें कब्रों में कुत्तों को भी दफनाया गया है। तो यानी कि पालतू पशु होगा, क्योंकि आज भी हमारी मान्यता ऐसी होती है, जैसे बच्चे होते हैं अंडर एज में डेथ हो जाती है कुछ भी, तो उनके जो खिलौने हैं उसमें दफनाए जाते हैं। कुछ समाज ऐसे बने हैं, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं, तो आज भी इसको हम अपनाते हैं। ये किसकी पहचान है, नवपाषाण काल की। आगे देखिएगा नवपाषाण काल की और विशेषताएं देखिए। हाँ, उसे पता लग गया कि बीज से वनस्पति बनता है, वह बीज बोने लगा था। यानी कि बीज बोने की प्रथा की इसमें नवपाषाण काल में। बीज बोने के साथ साथ उसमें सिंचाई करना भी सीखा था, यानी कि उसको इरिगेट करना या उसमें पानी देना। वह अनाज के पकने पर उनकी कटाई पर उनका भंडारण करना सीख गया था यहाँ से। यानी कि अब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा था, यानी कि उत्पादन ज़्यादा होने लगा, फिर वो भंडारण करने लगा उसका, यानी कि स्टोर करने लगा। नवपाषाण काल, नियोलिथिक में मनुष्य कृषक और पशुपालन दोनों था। ध्यान दीजिएगा, कृषक और पशुपालन दोनों, वो कृषक भी था, कृषि और पशु दोनों को पालता था, कृषि और पशुपालन। आगे कई स्थानों पर इस युग के अनाज के दाने मिले हैं। इन दोनों से पता चलता है कि इस समय कई फसलें उगाई गई थी, जैसे आपको अभी बताया ना, चिरांद या कोल्डी हवा, यहाँ से जो पिछली स्लाइड में दिखाया गया। उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ पाकिस्तान में, गुफ कराल, बुर्ज होम अभी चर्चा हमने की थी, कोल्डी हवा और महगढ़ा उत्तर प्रदेश, चिरांद बिहार में, हल्लूर और पैयमपल्ली आंध्र प्रदेश में गेहूँ, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी फसलें उगाई जाने के प्रमाण मिलते हैं। इसे नोट कीजिएगा आप, गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना, ये आप नोट कीजिए। फसल सबसे पहले हमने ये उगाई थी। अगर ये सारे ऑप्शन में होंगे तो हम जो आंसर लगाएंगे, जो बार्ली जिसको कहते हैं, इसे सबसे पहले उगाया गया था। अगला बिंदु है, इस युग में मनुष्य कृषि कार्यों के कारण एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था, और कहीं कहीं पर झोपड़ियों और घरों के अवशेष भी मिलते हैं। यानी कि अब हमारा वहाँ पर निवास परमानेंट होने लगा था, निवास अब स्थायी रूप से, चूँकि हम कृषि करने लगे थे, अब यायावरी जीवन हमारा नहीं रहा था। नेक्स्ट इसमें बिंदु, बुर्ज होम में गड्ढों को घर बनाकर रहने के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम गड्ढे के घर बनाने लगे थे। ऐसे घर को गर्तवास का नाम दिया गया। गर्तवास, गर्त का मतलब ही गड्ढा होता है। नेक्स्ट बिंदु, मेहरगढ़ में कई घरों में अवशेष मिले हैं जो चकोर और आयताकार हैं। गड्ढे नुमा करती थी, ये चकोर भी मिले हैं। आगे नवपाषाण युग में कृषक और पशुपालक एक साथ एक स्थान पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे। ये किस में हुई, नवपाषाण, यानी कि न्यूलिथिक में जो हम ये पढ़ रहे हैं, नवपाषाण काल। आगे देखिएगा, आग का आविष्कार हुआ था, किस में हुआ, पुरापाषाण काल में। यह अलग से क्वेश्चन आया हुआ है। पुरापाषाण काल में एकमात्र विशेषता आग का आविष्कार और पत्थरों के औजार थे। पत्थर के औजार बनाए गए थे, औजार, और आग का आविष्कार हुआ था जब वो पत्थरों को घिसता था। आगे कृषि तथा पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। ये क्वेश्चन आया हुआ कि कृषि और पहिए का आविष्कार किसमें हुआ था।
नवपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉन लुआक ने किया था। जॉन लुआक, ये इतिहासकार हैं जॉन लुआक, नवपाषाण उन्होंने बताया, शब्द का प्रयोग हुआ। आगे, चाक का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। तो चाक किस में बनाया गया? नवपाषाण में चाक का आविष्कार हुआ। और यहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों, कृषि और पशुपालन, पशुपालन। वैसे कृषि के अवशेष मध्य पाषाण से भी निकलते हैं, लेकिन अगर हमें एक ही आंसर लगाना पड़े तो हम क्या लगाएंगे फिर? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में वो चाक का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, पशुपालन का आविष्कार, और एक वो समूह में रहने लगा था यहाँ पर। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना है? इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे फिर? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 इसका काल माना जाता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे और ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आए होंगे। इनके आप नोट्स बनाते रहिए साथ साथ और रिवीजन करते रहिए जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। देखना, चैनल देखने का ऐसे कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम इसके नोट्स नहीं बनाएं या रिवीजन न करें, क्योंकि हर वीडियो में लगभग बताता रहता हूँ याद करना और याद रखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। याद रखने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा मोर देन मोर, जितना आप कर सकते हो। और याद करने के लिए तो अगर याद हमें करना है आज ही तो 1-2 दिन बाद याद रहता है, उसके बाद में भूल जाते हैं फिर। तो इसकी आप ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिवीजन पर आप ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू।